नमस्कार मित्रों, कक्षा 8वीं की पुस्तक विज्ञान की पाठ दूसरा है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, जिसके प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। तो आइए, पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन रिक्त स्थानों में आए जो शब्द आएंगे वो अपने को भरने हैं। सूक्ष्म जीवों को खाली जगह की सहायता से देखा जा सकता है। तो हमने पाठ के आरंभ में पढ़ा, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, यानी पहली खाली जगह में आएगा सूक्ष्मदर्शी। दूसरा एक है, नीले हरे शैवाल वायु से खाली जगह का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं? तो नाइट्रोजन का। किसका करते हैं? नाइट्रोजन का। तीसरा है, अल्कोहल का उत्पादन खाली जगह नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो यीस्ट आएगा। क्या आएगा? यीस्ट। खाली जगह में यीस्ट आएगा, ये यीस्ट। अगला है, हेजा खाली जगह के द्वारा होता है। तो हेजा जीवाणु के द्वारा होता है, खाली जगह में जीवाणु आएगा। दूसरा प्रश्न है, सही शब्दों के आगे राइट का चिन्ह लगाइए, यानी जो सही है उसको आपको राइट करना है, गलत है वो आपको छोड़ते रहना है। तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए देखते हैं। यीस्ट का उपयोग निम्न में के उत्पादन में होता है। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो अभी हमने देखा यीस्ट का उत्पादन एल्कोहल उत्पादन में होता है। तो 2 नंबर राइट रहेगा। दूसरा है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो हमने देखा कुछ प्रतिजैविक, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। तीसरा है, मलेरिया परजीवी का वाहक मच्छर है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक मच्छर मादा एनाप्लिज मच्छर है, जबकि डेंगू का एडिज मच्छर है। संसरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक, जो संक्रामक रोग है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला सबसे मुख्य कारक इसमें है घरेलू मक्खी। चौथा अगला है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है यीस्ट की कोशिका वृद्धि। तीसरा राइट होगा। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो किण्वन कहलाता है। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। तीसरा प्रश्न है, कॉलम 1 के जीवों को मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्यों से कीजिए। इन कॉलम ए में जीवों के नाम दे रखे हैं, कॉलम बी में उसके कार्य दे रखे हैं, तो उनसे अपने को मिलाना है। ये जीव है और ये उनके कार्य। तो जीवाणु क्या करते हैं? तो हमने देखा जीवाणु इसमें से हेजा का वाहक है, कारक है जीवाणु। राइजोबियम, तो राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस है वो दही जमाने में सहायक होता है, दूध से दही बनाने में। यीस्ट, तो यीस्ट के बारे में हमने देखा ब्रेड की बेकिंग में। और एक विषाणु होता है HIV एड्स का कारक, और एक प्रोटोजोआ प्रतिजैविक उत्पादित करना है। तो इस तरीके से ये हो गए। जो प्रोटोजोआ में अपने गलत कर दिया है, मलेरिया का कारक होता है प्रोटोजोआ। इस तरीके से ये 3 सवाल पूरे हुए। चौथा सवाल है अपना, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? तो नहीं, सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि अपन बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। यदि नहीं तो वो कैसे देखे जा सकते हैं? तो वे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं। 5वां सवाल है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग 4 है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल।
छठा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। तो राइजोबियम को देखा था हमने। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। मानव के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव जो पार्ट आया था, वहाँ से आपको 10 पंक्तियों में उत्तर देखने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है सूक्ष्म जीव। हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव है वाणिज्यिक उपयोग में, टीका वैक्सीन बनाने में, मिट्टी की उर्वरता बनाने में, औषधीय उपयोग होते हैं इनके, खाद्य परिरक्षण में इनको नष्ट करके खाद्य परिरक्षण भी किया जाता है, पर्यावरण का शुद्धिकरण करने में सहायक है। अगला सवाल है प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक हमें बीमारियों के प्रति हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। अगर हम बीमार नहीं हो तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सही मात्रा में और सही समय पर लेने से ही ये अपना प्रभाव दिखाती है। आगे ये अंतिम पेज पे पाठ के ये तथ्य दे रखा है, क्या आप जानते हैं जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। मनुष्य से पहले ही जीवाणु पृथ्वी पर रहते हैं। ये बहुत सख्त जीव हैं, इसलिए वे कठिन परिस्थितियों में भी रह सकते हैं। यानी जीवाणु बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते तथा ठंडे पानी की बर्फीले पानी में जीवित पाए गए। यानी उबलते पानी में और बर्फ में भी ये जिंदा रह पाते हैं जीवाणु। वे कास्टिक सोडा की झील और सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरों में पाए गए। यानी एसिड में भी ये जिंदा रहते हैं। वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं, यानी पृथ्वी के नीचे। वे समत अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरा पर देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था, यानी चांद पर भी ये जीवित रहते हैं। संभवतः ऐसा कोई पर्यावरण नहीं जिनमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। इसी के साथ ही ये अध्याय अपना पूरा हुआ। अगले अध्याय में आगे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।